Hello friends, welcome to my channel JB and CIB Made Simple. So today we are going to discuss MCQs which is based on our AVM module B unit number 13 that is sampling method. So दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सैम्पलिंग मेथड पे बेस्ड कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ इसका थ्योरी पोर्शन आपको प्रोवाइड किया था। हमारे चैनल पे ये इसका थ्योरी सेशन अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों MCQ सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है, उस पर क्या लिमिटेशंस है, वो सभी चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, जो और कुछ नोटेशन है जो कि आपको क्लियर रहने चाहिए, जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटेशन बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेकिन आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तरफ हमारा सैंपल है और एक तरफ हमारा पॉपुलेशन है। ठीक है, जहाँ तक मीन की बात है, तो मीन सैंपल का जो मीन होगा उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे और पॉपुलेशन का जो मीन होगा उसको म्यू से डिनोट करेंगे। जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड डेविएशन का, दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। आप उसे जाकर एक बार देखिए। और आपको पता है कि एवीएम में हमारा जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उसका वेटेज बढ़ते जा रहा है। आप पिछला एग्जाम को देखिए तो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन अपना न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से ही रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है ये सभी टॉपिक। एटलीस्ट मॉड्यूल भी तो आपको अच्छे से करके ही जाना है, तभी आप उस जो 60-70% का वाला पोर्शन है उसको आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए एक एक बातों को। जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो दोस्तों सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स बार से। ठीक है, यानी तो कभी कभी आप देखोगे एक्स एस भी लिखा रहता है। जहाँ तक बात है पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें साइज की, तो दोस्तों यदि हम लोग सैंपल साइज की बात करते हैं तो स्मॉल एन होता है, और यदि पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं तो कैपिटल एन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की मैं बात करता हूँ। अब देखिए इक्वेशन, सबसे पहला इक्वेशन क्या है इस चैप्टर में, वो है दोस्तों सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूला के बारे में आपको बताता हूँ कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। तो दोस्तों इसमें सिग्मा एक्स बार क्या है, तो सिग्मा एक्स बार है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स बार बताया, ये गलत है। सिग्मा एक्स बार है हमारा स्टैंडर्ड एरर। ये क्या है हमारा, सिग्मा एक्स बार है हमारा स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और दोस्तों ये स्टैंडर्ड एरर तब लगता है जब पॉपुलेशन हमारा क्या हो, इनफाइनाइट हो। पॉपुलेशन क्या हो हमारा, इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब पॉपुलेशन का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनमरेट नहीं कर सके। ठीक है, और एक और कंडीशन है, जब या तो पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, या दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों कि सैम्पलिंग जो है वो विथ रिप्लेसमेंट हो। ठीक है, अब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैंने समझाया है कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, और इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और दोस्तों एन क्या है, एन है हमारा साइज। ये सब मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको यदि जानना है कि हाँ, इसमें दो कंडीशन याद रखिएगा, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तब इसे अप्लाई करेंगे, या सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तब इसे अप्लाई करेंगे। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि हर एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है पॉपुलेशन का। ये देखिए सिग्मा किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल के साइज से। ये ध्यान दीजिएगा, साइज किसका लेना है हमें, तो सैंपल का साइज लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल एन लिखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल एन लेंगे या कैपिटल एन लेंगे या क्या लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन। चलिए आगे हम लोग, एक ये पहला इक्वेशन था जो काफ़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन है इस टॉपिक में यूज होने वाले, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दोस्तों वो है जेड स्कोर निकालने का। तो जेड निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा जेड निकालने का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये इसके हम लोग, ये जेड का मतलब क्या होता है कि जेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन, देखिए हर एक पॉपुलेशन आप जब कर्व ड्रॉ करते हो, तो उसका एक मीन होता है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों सैंपल, और ये तो हमारा पॉपुलेशन का मीन है, किसका मीन है ये मीन है पॉपुलेशन का।
ठीक है। और सैंपल का भी अपना मीन होगा एक्स बार, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये किसका मीन है? सैंपल का मीन है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन के बीच की दूरी कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो ये हम लोग डिसाइड कर बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है कि जो भी दूरी है उसको आप लोग नंबरेटर में लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से। ये क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, तो आपको मिलेगा एक जेड वैल्यू। आपको क्या मिलेगा? जेड वैल्यू मिलेगा। अब आपको जब जेड वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक टेबल होता है, आपको पता है एक टेबल होता है जो कि आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा। आपको जेड टेबल दिया रहेगा दोस्तों। आप जेड टेबल की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कंप्यूट कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी? कि सैंपल मीन जो है, प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल बी दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है वो समझिए। इसमें एक्स बार क्या है? एक्स बार है हमारा सैंपल का मीन, म्यू क्या है? हमारा पॉपुलेशन का मीन है, और सिग्मा एक्स बार क्या है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। तो हम लोग जेड निकालेंगे, और जेड का वैल्यू जब निकल जाएगा तो जेड टेबल का यूज करेंगे। अब जेड टेबल को कैसे यूज करना है ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसे जाकर एक बार देखिए। अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज वो इसी पे बेस्ड होगा। और जेड टेबल से हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो भी आप पिछली वीडियो में मैंने समझाया है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे। और हाँ, एक और चीज़ है, एक और थ्योरम मैंने आपको बताया था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। याद है आपको? सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने आपको बताया था। वो ये कहता था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता था दोस्तों, कि जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, वो हमेशा नॉर्मल होगा यदि सैंपल का साइज एन का जो साइज है वो 30 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सैंपल का साइज 30 से ज़्यादा है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो ये दूसरा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि जेड कैसे निकालते हैं, एक्स बार क्या है, म्यू क्या है, सिग्मा एक्स बार क्या है, सभी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग थर्ड फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। जो थर्ड फॉर्मूला था दोस्तों, वो आपका एक मॉडिफाइड वर्जन था स्टैंडर्ड एरर निकालने का। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी तो मैंने आपको बताया है, सिग्मा अपॉन रूट एन। लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक हमारा पॉपुलेशन का साइज इनफाइनाइट हो, या हम सैम्पलिंग कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के साथ। मान लीजिए कि पॉपुलेशन का साइज फाइनाइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस वन। इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाता है हमारा सिग्मा एक्स बार का। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन इंटू अंडर ब्रैकेट एन माइनस एन और एन माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स इसमें एन क्या है, स्मॉल एन क्या है? तो एन आपको पता ही है, ये है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, और स्मॉल एन आपको पता ही है, ये है आपका साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, तो कैपिटल एन पता चल गया और स्मॉल एन पता चल गया। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप लोग स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। ठीक है, जब पॉपुलेशन हमारा क्या हो, फाइनाइट पॉपुलेशन हो। जब पॉपुलेशन क्या हो, फाइनाइट पॉपुलेशन होगा, तो देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ठीक है, और दोस्तों एक तो केस हो गया कि फाइनाइट पॉपुलेशन है। दूसरा केस ये हुआ कि मान लीजिए कि सैम्पलिंग आप कर रहे हो लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, तब भी आप लोग इसी फॉर्मूले को यूज करोगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए केवल सिग्मा अपॉन रूट एन है, वो दो केस में लगा सकते हो, जब आपके पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो और सैम्पलिंग आप रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए आप सैम्पलिंग कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट और आपका पॉपुलेशन फाइनाइट है, तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे इस फॉर्मूले को कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। अब दोस्तों एक और फॉर्मूला है जो कि हम लोग देख चुके हैं, जो कि है अपना फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है n माइनस एन बाई एन माइनस वन। ये आपको इसमें क्या करना है, इसे कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। ठीक है, मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन है वो कम है इन रिलेशन टू द साइज ऑफ सैंपल, तो ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड एरर के साइज को घटा देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चार चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यूज के डिस्कशन पे। शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू के साथ। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सैंपल साइज इज 16 and the standard deviation is 100,
व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप यदि आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सैंपल साइज दिया हुआ है ना 16, यानी स्मॉल एन का वैल्यू आपको 16 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 100 दिया हुआ है, यानी सिग्मा जो है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है ऑब्वियसली। तो हमसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताना है, यानी हमसे सिग्मा एक्स बार बताना है। तो सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा की जगह आप 16 लिख दीजिए, इसी जगह 100/16 यानी 100/4 यानी कि 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने कुछ सैंपल डाटा दी गई हैं, ठीक है, 2, 4, 8, 6, 10, 12 मीन निकालना है। काफ़ी आसान है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए। और टोटल कितने डाटाज हैं, तो 6 डाटाज हैं, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए यही डाटा का आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहा गया है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए थे, याद है आपको स्टेप, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन आपको आपको मैंने कहा था कि इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपने जरूर उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इस इन सभी डाटा का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि मीन निकालना है। तो मीन आपने निकाल लिया, मीन निकालना है। मीन कितना निकला, मीन हमारा निकला है मीन है हमारा दोस्तों 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि हर एक नंबर के लिए मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर क्या क्या है हमारे पास, जरा देखिए नंबर है हमारे पास 2, 4, 8, 6, 10, 12, ठीक है। तो दो, जैसे देखिए 2, 4, 8, 6, 10 और 12। तो पहले क्या करेंगे, 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 10 - 7 का स्क्वायर प्लस 12 - 7 का स्क्वायर। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो भी स्क्वायर डिफरेंस आया उसका आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा वेरिएंस। क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। और दोस्तों हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो आपके पास जो भी रिजल्ट आए उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए जरा देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखिए 2 - 7 का स्क्वायर 25, इस तरह से हम लोग ने निकाला। तो समेशन सबका कर दिया तो मिला हमें 42, ठीक है दोस्तों। कितना मिला, सॉरी हमें मिला हमें 70। और 70 को हम लोगों ने 6 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एवरेज निकालना है, और फिर उसका रूट निकाल लिया। तो आंसर मिलेगा आपको 3.42। इसे आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए कि सेम आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए दोस्तों। क्या कर रहा है कि एक सैंपल है, इसमें 36 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, मीन दे रखा है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7। तो दोस्तों मीन दे रखा है 80 यानी म्यू का वैल्यू है 80 हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा हमें दे रखा है 7। सैंपल का ऑब्जर्वेशन साइज दे रखा है 36, ठीक है। तो दोस्तों 36 यदि हमारा ऑब्जर्वेशन साइज है तो यानी कि आपका स्मॉल एन यानी सैंपल का जो साइज है वो कितना है, 36 है, ठीक है। तो ये सब डाटा हमें दी गई हैं। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताना है। तो दोस्तों जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स बार की, और सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा हमारा 7 है और ये हो जाएगा √36, यानी 7/6 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.17 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यदि फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी एक्स बार इज लेस देन और इक्वल टू 77। दोस्तों समझिए ये चीज आपको क्लियर रखना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा मीन। इस क्वेश्चन में मीन बताइए तो कितना है, इस क्वेश्चन में मीन है हमारा 80, ठीक है। मीन कितना है हमारा 80, देखिए समझिए ये मीन है हमारा 80, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली आप एक तो इसको निकालने का तो या तो जेड टेबल यूज कीजिए। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, आपको प्रोबेबिलिटी टेबल का जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो दिया हुआ है कि जेड यदि 2.55 है तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.4946 मिलेगा,
जेड यदि 2.56 है तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.4948 मिलेगा। ये जेड का वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों आप जरा इस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो म्यू है आपको, मीन आपका दे रखा है 80 दे रखा है। ठीक है, और फ्रेंड्स हमसे एक्स बार है लेस देन और इक्वल टू 77। तो 77 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 77 कहाँ, यहीं यहाँ कहीं होगा। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में म्यू स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7 का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना का है दोस्तों, 7 का है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जेड का फॉर्मूला में पता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो दोस्तों एक्स बार कितना है हमारा 77, म्यू कितना है हमारा 80, और सिग्मा कितना है हमारा, सिग्मा एक्स बार होता है, सॉरी, तो सिग्मा एक्स बार स्टैंडर्ड एरर होता है। तो स्टैंडर्ड एरर हम लोगों ने निकाला है 1.17। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.17, इसे हम लोग 1.17 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा -3 अपॉन 1.17। तो यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2.564। ठीक है, -2.564। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 0। यहाँ पे जो जेड का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है आपको -2.564। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पी एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 77, यानी कि आपसे इस वाले रीजन का एरिया बताना है ना दोस्तों, यही बताना है आपको, इस वाले रीजन का एरिया। फ्रेंड्स इस वाले रीजन का एरिया आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो डाटा आपको दी गई है, जो डाटा आपको दी गई है उसका आप लोग यूज करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप जरा देखिए कि जेड यदि हमारा 2.564 है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 2.56 के लिए जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें 0.4948। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 0.4948। तो दोस्तों आप जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में कितना है 0.4948। ठीक है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4948। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको आपको मैंने बताया था, ऐसे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। आपको मैंने समझाया था कि ये जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है इसमें ये म्यू होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा जेड इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा जेड इज इक्वल टू -1 है, यदि ये हमारा जेड इज इक्वल टू -2 है, और यदि हमारा जेड इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, यदि हम लोग इतना इस एरिया का बात करें तो ये होता है 34%। ठीक है, ये होता है हमारा 13.5%, और ये वाला रीजन जो होता है वो होता है हमारा 2.35%, और ये वाला जो रीजन होता है वो होता है 0.15%। हमारा जो इस केस में जो वैल्यू है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन होगा, तो 0.15% तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि 2.30% है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2.45%। ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा 2.45%। तो इसे आप यदि वैल्यू निकालिएगा पर डेसिमल में तो 0.0245 के आसपास आंसर आएगा। तो जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ये तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 इसका नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0.003। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इसमें पूछा गया है कि P78 और 83 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स बार लाइन करने का। तो आप क्या कीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकालिए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग जेड कितना निकलेगा, तो 78 - 80 अपॉन म्यू, म्यू कितना है हमारा, सिग्मा सिग्मा कितना है 1.17। ठीक है, तो 78 - 80 निकालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1.709 जेड का वैल्यू। और यदि आप 83 कॉरस्पॉन्ड निकालिएगा तो 83 - 80 अपॉन 1.17, तो ये आपको मिल जाएगा कितना बताइए, ये आपको मिल जाएगा 3/1.17, यानी कि 2.564। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है कि ये हमारा जेड टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम शो करते हैं 80 को,
जो हमारा मीन है इधर कहीं 78 आएगा और इधर कहीं आएगा हमारा 83। हमको ये वाला रीजन का एरिया बताना है, इसी रीजन का एरिया बताना है ना आपको, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आप जे टेबल जो ये देखिए कि 1.709 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कितना है। तो एरिया देखिए 1.709 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जरा खोजिए, यहाँ पे देखिए 1.71 की कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 0.554 0.4564 है ना, या 1.70 देखिए तो 0.4554, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 0.4554, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे 0.4554। और आप देखिए कि जो हमारा 2.56564 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टेबल में एरिया कितना है 2.564। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा 0.4948, कितना है 0.4948, 4948। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे लगभग तो आपको ये मिलेगा, आपको ये इसका आंसर मिलेगा 0.9512 के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोग इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा इज कॉल्ड। तो दोस्तों सैम्पल डाटा से जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। या आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हमारी सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जो हमारा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा क्या, वो पैरामीटर होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाता है। तो पहली बात की सबसेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि आप सैंपल की बात कर रहे हो, और सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यहाँ पे बी नहीं होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपके पास एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर जिसका सिंबल है हमारा सिग्मा एक्स बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन्ड वन फॉर ईच सैंपल कंटिन्यूज व्हाट इज कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए आप क्या है कि हर एक सैंपल के लिए एक वैल्यूज आ रहा है। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन्ड वन फॉर ईच सैंपल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड, एक सैंपल के लिए एक वैल्यू यदि आता है तो इसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी कॉल इट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेंड्स टुवर्ड द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन एज साइज इंक्रीजेस व्हाट इट इज टू बी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है और जो हमारा पॉपुलेशन का वैल्यू है वो अप्रोच करता है। जो हमारा साइज यदि यदि हमारा सैंपल का साइज बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश। तो दोस्तों बताइए कौन किसका सबसेट होता है, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का क्या है, सबसेट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया था, एस से सैंपल एस से स्टैटिस्टिक्स, याद है, एस से सैंपल होता है और एस से होता है दोस्तों हमारा क्या, स्टैटिस्टिक्स, और पी से पॉपुलेशन और पी से होता है हमारा पैरामीटर। तो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरामीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं डैश इज अ पैरामीटर वेयर डैश इज स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पैरामीटर होता है। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल एन जो है वो तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन म्यू बी जो है वही पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑप्शन वन तो होगा नहीं। ये सिग्मा है दोस्तों, सिग्मा नहीं है, सिग्मा है। तो सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर होता है जो कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और स्मॉल एस जो है वो हमारा सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है। स्मॉल कैपिटल एन जो होता है वो साइज होता है, अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन का, और स्मॉल एन जो है वो साइज होता है स्टैटिस्टिक्स का, जी तो ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ओनली 2 एंड 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इफ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द सेम साइज एंड ट्राई टू डिसाइड विच वन इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर वी वुड पिक अप द एस्टिमेटर विच हैज। अब देखिए समझिए हमारे पास दो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, एक सैंपल में क्या सेम साइज का दो स्टैटिस्टिक्स है, तो हमसे ये डिसाइड करना है कि ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन है। तो आप कैसे बताओगे, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि इसका देखिए नियम है
कि स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो वो समझिए कि ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आप समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ता है, ठीक है, सिग्मा एक्स बार जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होता है दोस्तों कि कोई भी सैंपल का जो मीन है वो क्या होगा कि जैसे जैसे ये घटेगा दोस्तों, समझिए ये यदि घटता है, मैं यहाँ बढ़ने का नहीं, मैं यहाँ पे घटने का एग्जांपल लेता हूँ। सिग्मा एक्स बार यदि आपका घटेगा तो क्या होगा कि सैंपल का जो मीन है वो क्लोजर आते जाएगा पॉपुलेशन के मीन से। फिर क्या होगा कि इस कारण से क्या होगा कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होगा, वो बढ़ेगा। समझ रहे ना? तो वही चीज़ है, यदि आपके पास दो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सेम साइज का, लेकिन आपको डिसाइड करना है कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो जो ज़्यादा स्मॉलर होगा स्टैंडर्ड एरर का वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर है उसका सैंपल का मीन और उसके पॉपुलेशन का मीन दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे, और नज़दीक होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रिसीजन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज्यूर्स अस दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि वो यही कहता है ना कि जो हमारा मीन, जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, यदि सैंपल साइज ज़्यादा है तो ये यही देखिए इज ऑलवेज नॉर्मल, गलत है, हमेशा नॉर्मल तो होता नहीं है। यदि सैंपल साइज कम होगा तो नॉर्मल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर बी करा इज ऑलवेज नॉर्मल फॉर लार्ज सैंपल साइज, सी करा अप्रोचेज नॉर्मेलिटी या सैंपल साइज इंक्रीजेस, और डी करा एफईएस नॉर्मल ओनली व्हेन, ये गलत है। एन का वैल्यू जो है कोई मतलब हमने मैंने स्मॉल एन से मतलब है तो 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो डी और ये तो साफ साफ गलत है, ठीक है। और उसके अंदर ऑलवेज, ऑलवेज वाला क्वेश्चन हमेशा गलत होता है दोस्तों। ऑलवेज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल ही रहे लार्ज सैंपल साइज के लिए, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी अप्रोच करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कि लार्ज सैंपल साइज के लिए क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है, लार्ज सैंपल साइज नॉर्मल होगा। लेकिन ये ऐसा सी नहीं है, सी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी द रिसर्चर इज यूजिंग। तो मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताया था। तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें जितने भी सैंपल आइटम्स हैं उनके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। तो हर एक मेंबर का जो चांस है सेलेक्ट होने का वो बराबर है। तो ऐसे ऐसे सैम्पलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। So option number A is the correct one of this question. So this will be the answer. Next question है question number 16. In random sampling, we pick up one, we note it down, put it back with the remaining and pick the next one. इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग, मैंने मार्बल का एग्जांपल दिया था ना आपको, जैसे 10 मार्बल था उसमें से एक मार्बल हमने निकाला फिर से उसे रख दिया, तो ये रिप्लेसमेंट वाला केस है ना, ठीक है, और फिर से निकाल रहे हैं। देखिए पुट इट बैक विद द रिमेनिंग है ना एंड पिक द नेक्स्ट वन, तो ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद क्या होता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। सैम्पलिंग विद क्या होता है दोस्तों, रिप्लेसमेंट होता है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो हमारा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है, ये याद होगा आपको। चलिए तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैंडम सैम्पलिंग वी पिक अप वन, कीप इट अवे एंड देन पिक अनदर फ्रॉम द सैम्पलिंग। अब इसे क्या कहेंगे, आप वही एग्जांपल ले लीजिए 10 मार्बल वाला। आपने एक मार्बल पहले उठाया तो बचा कितना, 9 मार्बल बचा, लेकिन उस मार्बल को जिसको आपने उठाया उसको दोबारा आप प्लेस नहीं कर रहे हो, उसको आप कहीं साइड रख रहे हो, तो आप बचा हुआ तो 9 ही मार्बल है ना, तो आप उस 9 मार्बल में से एक उठाओगे। तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप उस मार्बल को रिप्लेस नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा होगा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सैम्पलिंग टेक्निक एवरी 10th यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज चूजन, सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक में से हर एक 10वां यूनिट जो है पॉपुलेशन का उसे चूज कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको मैंने बताया है, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि जैसे हर एक 10वां को चूज कर रहे हैं, ये एक हमारा स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी 10th आइटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सॉरी सॉरी, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ध्यान दीजिएगा रैंडम वर्ड यहाँ छूट रहा है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। व्हेन अ रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम इट इज नोन एज। तो दोस्तों देखिए आपके पास स्ट्रैटम है और स्ट्रैटम से आप रैंडम सैंपल को ड्रॉ कर रहे हो, इसे आप क्या कहते हैं, तो इसे आप लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग।
मैंने आपको बताया है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कि आप क्या करते हो, अलग अलग स्ट्रेटा में ग्रुप करते हो और सभी स्ट्रेटा से आप सैंपल को ड्रॉ करते हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं रादर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर इन विच द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप एंड देन अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड। दोस्तों आपको एग्जांपल याद होगा वेजिटेबल वाला, मैंने आपको बताया था हमारे पास डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स थे, याद है? और आपने क्या किया था कि ग्रीन वाले वेजिटेबल को एक जगह, ब्लू वाले वेजिटेबल को एक जगह, येलो वाले वेजिटेबल को एक जगह, तो होमोजेनस ग्रुप बनाया था अलग अलग वेजिटेबल का। ठीक है, तो ऐसे सैम्पलिंग को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, याद होगा आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए, तभी आपके दिमाग में एग्जाम्पल बैठेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल इन विच ऑप्शन ए द सैंपल इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, बिल्कुल सही, एंड देन रैंडम सैंपल आर टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ऑप्शन 2 द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा एंड देन रैंडम सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। तो दोस्तों बताइए आप क्या करते हो कि सैंपल को डिवाइड नहीं करते हो, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो, है ना? आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो स्ट्रेटा में और रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हो हर एक स्ट्रेटम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2, है ना? सैंपल को डिवाइड नहीं करते हो, पॉपुलेशन को आप स्ट्रेटा में डिवाइड करते हो और रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हो हर एक स्ट्रेटा से। चलिए आगे देखते हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन बिकम अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट। क्या कर रहा है कि जो हमारा मीन है, मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है जब ये कंडीशन मीट होता है। तो अब कंडीशन क्या है बताइए? अभी मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। पहला है द सिंगल रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, दूसरा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपल साइज इज लार्ज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है सैंपल साइज इज लार्ज। यदि सैंपल साइज लार्ज होता है तो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल वही है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही तो है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने आपको बताया है ना कि सैंपल साइज लार्ज होगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का टाइप ऑफ। दोस्तों जब मैंने आपके साथ सैम्पलिंग का टाइप डिस्कस किया था तो आपको मैंने बताया था कि उसे ब्रॉड लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टडी नहीं किया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया था, याद होगा आपको, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और सिंपल। तो ये तीनों के तीनों जो टाइप है वो किसके पार्ट है? वो है हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट है, जिसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा, ये सब टर्म आप याद रखिए। देखिए एक होता है जजमेंट सैम्पलिंग, तो जजमेंट सैम्पलिंग जो होता है वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि उसमें रिसर्चर का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें क्या है कि हर एक सैंपल के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए, यदि आपको इस तरह के पीडीएफ इस तरह के क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं मैं आप अपने चैनल पे अपलोड करते जा रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो दोस्तों नीचे व्हाट्सएप लिंक है जिस पे आप जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पेड पीडीएफ है। मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा और थ्योरी भी प्रोवाइड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अब पॉपुलेशन इज फाइनाइट बट हेट्रोजेनस। अब देखिए ये वर्ड आ गया हेट्रोजेनस। अब कोई इन्वेस्टिगेटर है जो चाहिए गुड सैंपल, तो किस सैम्पलिंग को यूज करेगा? दोस्तों फिर से वेजिटेबल वाला एग्जांपल याद कीजिए। वेजिटेबल वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था एक ऐसा सैम्पलिंग था जिसमें जो क्लस्टर था, ठीक है, एक क्लस्टर के अंदर एक रेड वाला, एक रेड वेजिटेबल, एक ब्लू वेजिटेबल, एक येलो वेजिटेबल, फिर अगले वाले में रेड ब्लू येलो, अगले वाले में रेड ब्लू येलो। तो ये हमारा हेट्रोजेनस सैम्पलिंग है, क्योंकि एक क्लस्टर के अंदर जो आइटम्स हैं वो आपस में क्या है? आपस में हेट्रोजेनस है, लेकिन दो क्लस्टर आपस में क्या है? होमोजेनस है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग। तो दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको समझाया भी है कि यदि हमारा होमोजेनस हो अंदर से तो वो होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और यदि हमारा अंदर से हेट्रोजेनस हो तो वो होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन रैंडम सैम्पलिंग वी कैन डिस्क्राइब मैथमेटिकली हाउ ऑब्जेक्टिव आवर एस्टिमेट्स आर, व्हाट इज दिस? तो वी ऑलवेज नो दैट द चांस दैट एनी पॉपुलेशन एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द सैंपल, एवरी सैंपल ऑलवेज हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ऑल द सैंपल आर डायरेक्टली द सेम साइज एंड कैन बी काउंटेड बोथ ए एंड बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो रैंडम सैम्पलिंग में हमें चांस पता होता है कि पॉपुलेशन एलिमेंट को उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज। तो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों प्लॉट होता है। वो क्या होता है? प्लॉट है। किसका प्लॉट है? सैंपल मीन का ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम स्टेट। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताता है आपको? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताता है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मेलिटी अप्रोच करेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एवरी पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल, ये भी सही है। यूज ऑफ सैम्पलिंग स्टडीज टू मेक इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट नोइंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यानी सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम का ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 9 इनपुट दिए गए हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है 20.31, आपको वेरिएंस बताना है। तो दोस्तों एन दिया हुआ है हमें 9, ठीक है, सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है हमें 20.31, हमसे वेरिएंस पूछा गया है। सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा अपॉन रूट एन, यहाँ से सिग्मा आप निकाल लीजिए, सिग्मा हो जाएगा 20.31 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60.93 मिल गया। और वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है। तो या सिग्मा इक्वल रूट ऑफ वेरिएंस, तो 60 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर देखिए हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है, कितना निकला है 3712.46। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है 3712.46। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, डाटाज दिए गए हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, इसका स्टैंडर्ड एरर निकालने को कहा गया है। तो दोस्तों कैसे स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, इनका स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। पहले मीन निकाल लीजिए, मीन निकालने के बाद क्या कीजिए आप, मीन निकाल, देखिए ये पहले ये समझिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको n-1 से क्यों डिवाइड करना है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी सैंपल रहे, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग n-1 से उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए सैंपल वाले केस में हम लोग n-1 से डिवाइड करते हैं जब वेरिएंस को निकाल रहे होते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि पहले मीन निकाल लीजिए, हर एक एलिमेंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कीजिए और फिर उसको अंडर रूट कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा 15.811, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट एन से उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 7.0711, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इक्वल टू सिग्मा बाय रूट एन, तो इसको कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब पॉपुलेशन हमारा क्या होता है, जब पॉपुलेशन हमारा होता है इन्फानाइट, इन्फानाइट होता है, एक ये केस होता है, और जब पॉपुलेशन, एक और केस होता है कि जब रिप्लेसमेंट होता है तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है, लेकिन यहाँ पे गलती से इसको आप ऑप्शन बी को चेंज कर लीजिए, इसको फाइनाइट बना दीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी को आप इनफाइनाइट की जगह क्या कर दीजिए, फाइनाइट। तो जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और एक और केस है कि जब पॉपुलेशन है विद रिप्लेसमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा एक्स बार का, सिग्मा का, उसके बाद सिग्मा हमारा मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला सही है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए, तो इसका फॉर्मूला सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिग्मा एक्स बार इजिकल टू सिग्मा इंटू सिग्मा बाय रूट एन, ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाय रूट एन अंडर ब्रैकेट n माइनस एन अपॉन n माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक कैलकुलेट्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बैंक कैलकुलेट करती है अपने इंडिविजुअल की सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन दे रखा है 2000, यानी म्यू जो है वो कितना है 2000 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 600, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा में दिया हुआ है 600, ठीक है। बैंक क्या कर रही है, रैंडम सैंपल ले रही है 100 अकाउंट का, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि मीन जो है वो इस रेंज में लाई करे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय सॉल्व करते हैं, म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, पहले हम लोग सिग्मा एक्स बार निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिग्मा एक्स बार निकाल लीजिए, तो कितना निकलेगा सिग्मा एक्स बार, मिल जाएगा आपको 60 मिल गया। अब आप क्या कीजिए कि ये जो दो एक्सट्रीम वैल्यू दिया हुआ है 1900 और 2050, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड वैल्यू निकाल लेंगे, तो जेड वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए तो सबसे पहले आप इसके 1900 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, तो मिल जाएगा -1.67, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 200 नहीं होगा, यहाँ पे 2000 होगा, क्योंकि मीन हमारा 2000 है, गलती से यहाँ मिस्टेक है, 200 लिखा गया है। तो आप 1900 कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए -1.67, 2050 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए 0.83, आप निकाल सकते हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज़ कीजिए, देखिए कि -1.67 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा 0.4525, और 0.83 कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो मिलेगा 0.2967, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा जो कि मिलेगा 0.7492। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है 0.7492।
चलिए आगे देखते हैं। रूट n माइनस वन, ये जो फॉर्मूला है ये क्या देता है हमें, तो ये हमें फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आप कैसे कैरी करते हो, तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन को आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो ग्रुप में, ठीक है ना, डिवाइड पॉपुलेशन इनटू होमोजेनस ग्रुप, और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आप होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करते हो, याद है स्ट्रेटिफाइड में होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करते हो और सेलेक्ट करते हो इक्वली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज सैम्पलिंग फॉर ग्रुप विद कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन बट सिमिलर टू ईच अदर, तो अंदर में वेरिएशन है लेकिन आपस में सिमिलर, तो क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ब्रांचेस दे रखे हैं 1000, सैंपल ब्रांच दे रखे हैं 20, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कितना होगा, तो कैपिटल एन है ये स्मॉल एन है, तो n माइनस एन बाई एन माइनस वन, इसे निकालिए आप, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, तो 0.99 यानी 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है इसका, हाँ ये मल्टीप्लायर नहीं यूज करना है जब n बाई एन का वैल्यू कितना हो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बुक में आपको दे रखा है, याद रखिएगा यदि n बाई एन का वैल्यू 0.05 से, ठीक है, n बाई एन का वैल्यू यदि 0.005 से कम हो तो इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन है कब किस सिचुएशन में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो एक तो मैंने बताया इनफाइनाइट पॉपुलेशन का, और दूसरा मैंने बताया फाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो दोस्तों नॉट, यहाँ देखिए नॉट है, नॉट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, नॉट भी करेक्ट, ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन में यूज तो करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, फाइनाइट पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यदि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, यदि विद रिप्लेसमेंट है या इन्फाइनाइट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिए, ये डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, अब आपके सामने एक एग्जांपल है, रडार यूनिट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ कार ऑन मोटरवे, द स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 60, तो मीन दे रखा है, म्यू दे रखा है, हमें 60 दे रखा है, ठीक है, ये क्या आपका म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार जो पिक किया गया रैंडम में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, यानी पी एक्स वाई इज ग्रेटर देन 70, ये आपसे पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर से वही बात है, आप म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जेड निकाल लीजिए 70 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपको 1 मिल जाएगा, यानी पी जेड ग्रेटर देन 1, तो टोटल एरिया में से क्या कीजिए, जो एरिया जेड के लेफ्ट का है उसे माइनस कर दीजिए, और हमें प्रोबेबिलिटी टेबल से वैल्यू मिल जाएगा जेड का, तो 0.8413, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 0.1587। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के क्वेश्चन का सेशन, उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत कुछ क्लियर हुई होंगी, तो यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। एक टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके आप जुड़ जाइए ताकि जो भी क्विज वगैरह है, क्विज वहाँ पे मैं कंडक्ट करवाता हूँ, तो आप उसे आसानी से कंडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में, धन्यवाद।